मई 1998। राजस्थान का रेगिस्तान। बाहर से सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। 11 मई की दोपहर अचानक जमीन हिली, धूल का गुबार उठा और कुछ ही मिनटों में खबर पूरे देश में फैल गई। भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया है। यह था पोखरण 2। जगह थी पोखरण टेस्ट रेंज। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने घोषणा की कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। दुनिया के बड़े देश, खासकर अमेरिका, पूरी तरह चौंक गए, क्योंकि उनके सैटेलाइट सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। यह फैसला अचानक नहीं था। भारत 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों की वजह से कार्यक्रम धीमा पड़ गया था। 1998 में सरकार ने तय किया कि अब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए साफ संदेश देना होगा। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की परमाणु क्षमता को देखते हुए यह कदम रणनीतिक रूप से जरूरी माना गया। लेकिन असली चुनौती थी पूरी तैयारी को दुनिया से छिपाकर रखना। यही वो मिशन था जिसने इसे सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि एक सीक्रेट ऑपरेशन बना दिया। पोखरण 2 का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। यह फैसला बहुत सीमित लोगों के बीच लिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ वरिष्ठ मंत्री और चुनिंदा वैज्ञानिक, बस इतने ही लोग असली योजना जानते थे। कैबिनेट के कई सदस्यों को भी आखिरी समय तक पूरी जानकारी नहीं थी। वजह साफ थी, अगर जरा सी भी खबर बाहर जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव तुरंत शुरू हो जाता। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई थी भारत के टॉप वैज्ञानिकों को, जिनमें मुख्य भूमिका थी पी.जे. अब्दुल कलाम और आर. चिदंबरम की। सेना और वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। टेस्ट साइट पर खुदाई ऐसे की गई जैसे सामान्य इंजीनियरिंग काम चल रहा हो। दिन में कम गतिविधि होती, ज्यादातर काम रात में होता। ट्रकों को कैनवास से ढककर ले जाया जाता, ताकि ऊपर से देखने पर कुछ खास नजर न आए। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पोखरण 2 की तैयारी सिर्फ तकनीकी नहीं थी, यह राजनीतिक और सैन्य स्तर पर भी बेहद संवेदनशील मिशन था। 1998 में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सीमित दायरे में इस पर चर्चा शुरू की। पिछली बार 1995 में जब तैयारी की कोशिश हुई थी, तो अमेरिकी सैटेलाइट्स ने गतिविधि पकड़ ली थी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन गया था। इस बार साफ निर्देश था, कोई लीक नहीं, कोई अनावश्यक मूवमेंट नहीं। फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि महीनों की गुप्त समीक्षा और सुरक्षा आकलन के बाद अंतिम मंजूरी दी गई। वैज्ञानिक नेतृत्व कर रहे थे पी.जे. अब्दुल कलाम और आर. चिदंबरम। दोनों ने सेना के साथ मिलकर टेस्ट साइट की संरचना तैयार की। जमीन के नीचे गहरे शाफ्ट खोदे गए ताकि धमाके का असर सतह पर सीमित रहे और रेडियो एक्टिव रिसाव नियंत्रित रहे। उपकरणों को छोटे छोटे हिस्सों में लाया गया, अलग अलग समय पर, ताकि ऊपर से देखने पर सामान्य सैन्य गतिविधि लगे। वैज्ञानिक आम सैनिकों की तरह कपड़े पहनते थे, ताकि पहचान न हो सके। काम का बड़ा हिस्सा रात में किया जाता था, क्योंकि सैटेलाइट की निगरानी का समय भी ध्यान में रखा गया था। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 11 मई 1998 को 3 परीक्षण एक साथ किए गए। उसके बाद 13 मई को 2 और परीक्षण हुए। कुल मिलाकर 5 डिवाइस सफलतापूर्वक टेस्ट किए गए। ये सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, बल्कि गोपनीयता और रणनीतिक योजना की भी जीत थी। दुनिया को पता तब चला जब जमीन पहले ही हिल चुकी थी। 11 मई 1998 दोपहर लगभग 43 मिनट राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित पोखरण टेस्ट रेंज के नीचे सब तैयार था। वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में बैठे थे, सेना अलर्ट पर थी। जैसे ही अंतिम सिग्नल मिला, कुछ ही सेकंड में जमीन के नीचे जोरदार धमाका हुआ। धूल का गुबार उठा, धरती हल्की सी कांपी और भारत ने इतिहास लिख दिया। यह था पोखरण 2 का पहला चरण। उस दिन एक नहीं, 3 डिवाइस टेस्ट किए गए।
इनमें एक फिशन डिवाइस, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस और एक सब किलोटन डिवाइस शामिल था। इसका मतलब साफ था, भारत सिर्फ एक साधारण परमाणु बम नहीं, बल्कि अलग अलग क्षमता वाले हथियारों की तकनीक पर काम कर चुका था। टेस्ट पूरी तरह भूमिगत थे, ताकि रेडिएशन बाहर न फैले। कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधिकारिक घोषणा की, भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है। दुनिया के लिए यह बड़ा झटका था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और सैटेलाइट सिस्टम इस गतिविधि को पहले नहीं पकड़ पाए थे। घोषणा के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आने लगी, लेकिन भारत के अंदर माहौल अलग था। लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का बड़ा कदम मान रहे थे। 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो चुपचाप लेकिन मजबूत तरीके से अपनी क्षमता विकसित कर सकता है। 11 मई के धमाकों के बाद दुनिया अभी संभल भी नहीं पाई थी कि 13 मई 1998 को भारत ने 2 और भूमिगत परीक्षण कर दिए। फिर से वही जगह, पोखरण टेस्ट रेंज। ये दोनों सब किलोटन डिवाइस थे, यानी कम क्षमता वाले लेकिन तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण। इससे यह साफ हो गया कि पोखरण 2 कोई एक दिन का प्रयोग नहीं था, बल्कि पूरा डिजाइन वेरिफिकेशन पैकेज था। वैज्ञानिक अलग अलग क्षमता और कॉन्फ़िगरेशन की जांच कर रहे थे, ताकि भविष्य की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सकें। इन टेस्ट का मकसद था डेटा इकट्ठा करना। सेंसर, केबलिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन पहले से गहरे शाफ्ट में फिट किए गए थे। धमाके के बाद जो भूकंपीय डेटा और प्रेशर रीडिंग मिली, वही असली सफलता थी। भारत ने यह संदेश दिया कि उसके पास सिर्फ बुनियादी तकनीक नहीं, बल्कि डिजाइन कंट्रोल और सटीकता भी है। 13 मई के बाद सरकार ने घोषणा की कि अब और परीक्षण की जरूरत नहीं है, यानी लक्ष्य हासिल हो चुका था। यह सीधा संकेत था, भारत अपनी क्षमता दिखा चुका है और अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं। पोखरण 2 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत प्रतिक्रिया आई। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। अमेरिकी कानून के तहत परमाणु परीक्षण करने वाले गैर हस्ताक्षरकर्ता देशों पर सख्त पाबंदियां लगानी अनिवार्य थी। इसके तहत भारत को मिलने वाली वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और कुछ रक्षा संबंधी समझौते रोक दिए गए। जापान और कुछ यूरोपीय देशों ने भी आर्थिक सहायता अस्थायी रूप से रोक दी। पाकिस्तान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और कुछ ही दिनों बाद अपने परमाणु परीक्षण कर दिए, जिससे दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन खुलकर सामने आ गया। दुनिया में चिंता बढ़ गई कि अब यह क्षेत्र 2 परमाणु शक्तियों के बीच तनाव का केंद्र बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों ने भारत से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला, लेकिन भारत ने साफ कहा कि उसकी सुरक्षा प्राथमिकता है और वो किसी असमान समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। हालांकि शुरुआती सालों में प्रतिबंधों का असर दिखा, लेकिन धीरे धीरे वैश्विक राजनीति बदली। कुछ ही वर्षों में अमेरिका और भारत के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। आगे चलकर 2005 से 2008 के बीच भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। यानी 1998 का फैसला शुरुआत में विवादित रहा, लेकिन लंबे समय में भारत की रणनीतिक पहचान को बदल गया। भारत के पोखरण 2 के बाद सबसे तेज प्रतिक्रिया आई पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान पर अंदरूनी और बाहरी दबाव बढ़ गया कि वह भी अपनी क्षमता दिखाए। 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चागई इलाके में परमाणु परीक्षण कर दिए। इस तरह दक्षिण एशिया खुलकर 2 परमाणु शक्तियों का क्षेत्र बन गया। यह सिर्फ जवाब नहीं था, बल्कि संदेश था। अब क्षेत्र में डिटरेंस यानी संतुलन खुले तौर पर मौजूद है। इन घटनाओं के बाद दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। तनाव बढ़ा, लेकिन एक नई वास्तविकता भी बनी। अब सीधी बड़ी जंग का खतरा कम और सीमित संघर्ष का खतरा ज्यादा था, क्योंकि दोनों पक्ष जानते थे
कि परमाणु सीमा पार करना विनाशकारी होगा। 1999 का कारगिल संघर्ष इसी पृष्ठभूमि में हुआ। दोनों देश परमाणु शक्ति थे, फिर भी पारंपरिक लड़ाई सीमित दायरे में रही। संदेश साफ था, परमाणु हथियारों का असली मकसद इस्तेमाल नहीं, बल्कि रोकथाम है। भारत ने बाद में नो फर्स्ट यूज की नीति घोषित की, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। इससे यह संकेत गया कि हथियार सुरक्षा के लिए है, आक्रामक उपयोग के लिए नहीं। 1998 के बाद दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल गई। अब हर सैन्य और कूटनीतिक फैसला इस नए परमाणु संतुलन को ध्यान में रखकर लिया जाने लगा। पोखरण 2 के बाद सबसे बड़ा सवाल था, भारत इन हथियारों का इस्तेमाल किस नीति के तहत करेगा? 1999 में ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और 2003 में आधिकारिक घोषणा के जरिए भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की होगी। इसका मतलब भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर परमाणु हमला हुआ तो जवाब निर्णायक और भारी होगा। इस नीति का मकसद दुनिया को भरोसा देना था कि भारत आक्रामक परमाणु शक्ति नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि उसका लक्ष्य क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है, यानी जितनी सुरक्षा के लिए जरूरी हो उतनी ही क्षमता, न उससे ज्यादा, न अनावश्यक हथियारों की दौड़। इस तरह भारत ने खुद को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पेश किया, जो हथियार रखता है लेकिन उनका लापरवाह उपयोग नहीं करेगा। इस नीति का रणनीतिक असर भी पड़ा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नैतिक मजबूती मिली। आगे चलकर जब भारत ने वैश्विक परमाणु व्यापार में प्रवेश की कोशिश की तो यही जिम्मेदार छवि काम आई। साफ संदेश था, भारत ने ताकत दिखाई, लेकिन साथ ही नियंत्रण और जिम्मेदारी का वादा भी किया। यही संतुलन उसकी परमाणु नीति की असली पहचान बना। पोखरण 2 सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक बेहद जटिल वैज्ञानिक ऑपरेशन था। परीक्षण पूरी तरह भूमिगत किए गए। इसके लिए 150 से 300 मीटर तक गहरे शाफ्ट खोदे गए ताकि धमाके की ऊर्जा ऊपर न निकले और रेडियोएक्टिव पदार्थ बाहर न फैले। हर डिवाइस के साथ सैकड़ों सेंसर लगाए गए थे, प्रेशर, तापमान, भूकंपीय तरंगे, सब रिकॉर्ड करने के लिए। असली सफलता धमाके की आवाज नहीं, बल्कि वो डेटा था जो वैज्ञानिकों को मिला। टीम का नेतृत्व कर रहे थे P.J. अब्दुल कलम और R. चिदंबरम। सेना की इंजीनियरिंग यूनिट्स और वैज्ञानिकों ने मिलकर पूरी साइट को ऐसे तैयार किया कि सैटेलाइट से गतिविधि सामान्य लगे। केबलिंग को रेत में छुपाया गया, गाड़ियों की आवाजाही सीमित रखी गई और कई बार काम रात में किया गया। यहां तक कि वैज्ञानिकों को भी अलग अलग हिस्सों की जानकारी दी गई। पूरा प्लान बहुत सीमित लोगों को ही पता था। धमाके के बाद तुरंत डेटा एनालिसिस शुरू हुआ। अगर रीडिंग अनुमान के अनुसार आती है तो इसका मतलब डिजाइन सही है। यही वजह थी कि 13 मई के बाद सरकार ने कहा, अब और टेस्ट की जरूरत नहीं। वैज्ञानिकों को वो तकनीकी पुष्टि मिल चुकी थी जिसके लिए ये पूरा ऑपरेशन किया गया था। यानी असली जीत सिर्फ धमाका नहीं, बल्कि उसकी सटीक गणना थी। पोखरण 2 की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उसका सफल होना नहीं था, बल्कि उसका पूरी तरह गोपनीय रहना था। 1995 में जब भारत ने टेस्ट की तैयारी की थी, तब अमेरिकी सैटेलाइट्स ने गतिविधि पकड़ ली थी और भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना था। इस बार वही गलती नहीं दोहराई गई। पूरी योजना को नीड टू नो बेसिस पर रखा गया, यानी जिसे जितनी जरूरत उतनी ही जानकारी। वैज्ञानिकों की आवाजाही को सामान्य सैन्य गतिविधि जैसा दिखाया गया। उपकरणों को छोटे हिस्सों में अलग अलग समय पर लाया गया। रेगिस्तान में जो गड्ढे खोदे गए उन्हें ऊपर से ऐसे ढका गया कि सैटेलाइट इमेज में कोई असामान्य पैटर्न न दिखे। यहां तक कि कंट्रोल केबल्स को भी रेत में इस तरह दबाया गया कि ऊपर से कोई सीधी लाइन न दिखाई दे। सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट ने पूरा निर्माण कार्य संभाला, लेकिन उन्हें भी पूरे मिशन की जानकारी नहीं थी। धमाके के दिन तक दुनिया को अंदाजा नहीं था कि कुछ होने वाला है। जब आधिकारिक घोषणा हुई
तब कई विदेशी खुफिया एजेंसियों ने माना कि वे इस गतिविधि को पहले से ट्रैक नहीं कर पाए। ये सिर्फ तकनीकी या राजनीतिक सफलता नहीं थी, ये रणनीतिक चुप्पी की भी जीत थी। भारत ने दिखाया कि वो बड़े से बड़ा फैसला बिना शोर किए लागू कर सकता है। 11 मई 1998 दोपहर का समय, बाहर राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान और अंदर कंट्रोल रूम में सन्नाटा। पोखरण टेस्ट रेंज के नीचे कई सौ मीटर गहराई में डिवाइस पहले से फिट थे। ऊपर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर हर सेकंड इतिहास के करीब ले जा रहा था। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। हर सिस्टम दोबारा चेक किया गया। डेटोनेशन सर्किट, डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, सेफ्टी लॉक। एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को असफल बना सकती थी। वैज्ञानिकों की टीम में पी.जे. अब्दुल कलाम और आर. चिदम्बरम जैसे बड़े नाम मौजूद थे, लेकिन उस समय कोई पद या पहचान मायने नहीं रखती थी, सिर्फ सटीकता मायने रखती थी। आदेश मिलने से पहले आखिरी बार मौसम और सैटेलाइट मूवमेंट का समय भी देखा गया। सब कुछ सेकंड की सटीकता से तय था। जैसे ही फाइनल कोड डाला गया, कंट्रोल बटन एक्टिव हुआ और फिर एक पल के लिए सबने सांस रोक ली। धमाका जमीन के नीचे हुआ, लेकिन उसका असर ऊपर तक महसूस हुआ। रेत हल्की सी उभरी, फिर शांत हो गई। कंट्रोल रूम में तुरंत मॉनिटर पर रीडिंग आने लगी। भूकंपीय तरंगे, प्रेशर डेटा, तापमान ग्राफ। वही असली रिजल्ट था। कुछ सेकंड के तनाव के बाद जब डेटा अनुमान के मुताबिक आया, तो अंदर बैठे वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली। यह सिर्फ एक बटन दबाने की कहानी नहीं थी, ये वर्षों की तैयारी, गोपनीयता और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा थी। उस कमरे में मौजूद लोगों को पता था, आज भारत की रणनीतिक दिशा हमेशा के लिए बदल गई है। 11 और 13 मई 1998 के बाद जैसे ही पोखरण 2 की खबर देश भर में फैली, माहौल एकदम बदल गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, अखबारों में बड़ी हेडलाइन, भारत बना परमाणु शक्ति। आम लोगों में गर्व की भावना थी। बहुतों को लगा कि अब भारत दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान बार बार दिखाया जा रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन सिर्फ जश्न नहीं था, बहस भी थी। कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या आर्थिक प्रतिबंधों का असर देश पर पड़ेगा? क्या यह फैसला सही समय पर लिया गया? संसद में चर्चा हुई, टीवी डिबेट्स हुई, मगर एक बात साफ दिखी, यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ गया था। भारत ने दशकों तक परमाणु अस्पष्टता बनाए रखी थी, लेकिन अब उसने खुलकर अपनी स्थिति घोषित कर दी थी। इन परीक्षणों के बाद देश में वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान और बढ़ गया। पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे नाम घर घर में पहचाने जाने लगे। स्कूलों में बच्चों को बताया गया कि विज्ञान और तकनीक से देश मजबूत बनता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने की शुरुआत भी इसी सोच का हिस्सा थी। यानी ये सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये देश के आत्मविश्वास में आया बड़ा बदलाव था, जिसे लोगों ने महसूस किया। पोखरण 2 को लेकर आज भी एक बड़ा सवाल पूछा जाता है, क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने के लिए था या सच में सुरक्षा की जरूरत थी? उस समय भारत के सामने 2 परमाणु शक्तियां थी। एक तरफ चाइना, जिसने 1964 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिस पर लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम चलाने का शक था। 1990 के दशक में खुफिया रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही थी कि पाकिस्तान परमाणु क्षमता के करीब है। ऐसे में भारत के नीति निर्माताओं का तर्क था, अगर खतरा संभावित है तो तैयारी भी साफ और घोषित होनी चाहिए। कुछ विश्लेषकों का मानना था कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल रहा था। ऐसे समय में भारत ने अपनी रणनीतिक पहचान स्पष्ट कर दी। यह भी सच है कि 1990 के दशक में कौन पहले बम बनाएगा जैसी सीधी रेस भारत और जर्मनी के बीच नहीं थी, क्योंकि जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियार कार्यक्रम से बाहर था। असली प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय संतुलन
और सुरक्षा आकलन की थी, न कि सीधी दौर की। भारत का आधिकारिक रुख यही रहा कि यह कदम डिटरेंस यानी रोकथाम के लिए था, आक्रामकता के लिए नहीं। यानी मकसद सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बताया गया, बल्कि ये संदेश देना था, भारत किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। बाद में नो फर्स्ट यूज नीति घोषित करके इसी बात को मजबूत किया गया। इसलिए इस फैसले को समझने के लिए सिर्फ एक एंगल नहीं, बल्कि सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय माहौल तीनों को साथ देखना पड़ता है। पोखरण II के तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। अमेरिका का मानना था कि परमाणु अप्रसार व्यवस्था को चुनौती दी गई है। भारत पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वित्तीय सहायता और कुछ रक्षा सहयोग रोक दिए गए। शुरुआती महीनों में यह बड़ा कूटनीतिक टकराव लगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच बैक चैनल बातचीत शुरू हुई। भारतीय पक्ष से बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे जसवंत सिंह और अमेरिकी पक्ष से स्ट्रोब टैलबॉट। कई दौर की गुप्त और खुली बैठकों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे की चिंताओं को समझना शुरू किया। भारत ने साफ कहा, वो जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और उसका उद्देश्य आक्रामकता नहीं, बल्कि सुरक्षा है। अमेरिका ने भी एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरण को देखना शुरू किया। फिर 2005 में बड़ा मोड़ आया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच असैनिक परमाणु समझौते की घोषणा हुई। 2008 में यह समझौता लागू हुआ, जिससे भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में प्रवेश मिला, भले ही उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यानी 1998 में जो कदम टकराव जैसा दिख रहा था, वही आगे चलकर रणनीतिक साझेदारी की नींव बन गया। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फैसलों का असर समय के साथ बदलता है। पोखरण II को अक्सर वैज्ञानिक सफलता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे भारतीय सेना की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी। खासकर आर्मी की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट ने पूरी टेस्ट साइट की तैयारी संभाली। पोखरण टेस्ट रेंज के रेगिस्तान में गहरे शाफ्ट खोदना आसान काम नहीं था। रेत ढह सकती थी, तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता था और हर काम गोपनीय रखना था। सेना ने सिर्फ निर्माण नहीं किया, बल्कि सुरक्षा घेरा भी संभाला। बाहर से देखने पर सब सामान्य सैन्य अभ्यास जैसा दिखे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। गाड़ियों की आवाजाही सीमित रखी गई, उपकरण अलग अलग समय पर लाए गए। यहां तक कि कई सैनिकों को भी पूरी जानकारी नहीं थी कि असल में क्या होने वाला है। उन्हें सिर्फ अपना हिस्सा पता था। यही कंपार्टमेंटलाइजेशन मिशन की सफलता की कुंजी था। धमाके के दिन भी सेना पूरी तरह अलर्ट पर थी। जैसे ही परीक्षण सफल हुआ, तुरंत साइट को सील कर दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। अगर कोई रेडिएशन रिसाव होता या कोई तकनीकी गड़बड़ी आती, तो सेना को तुरंत संभालना था। लेकिन सब कुछ योजना के अनुसार रहा। इस ऑपरेशन ने दिखाया कि जब वैज्ञानिक और सेना एक साथ सटीक तालमेल में काम करते हैं, तो देश बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है, वो भी बिना शोर के। पोखरण II की खास बात यह थी कि इसमें अलग अलग तरह के डिवाइस टेस्ट किए गए। सिर्फ एक साधारण फिशन बम नहीं, बल्कि थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन भी शामिल था। फिशन डिवाइस वही सिद्धांत है जिसमें भारी परमाणु नाभिक टूटता है और ऊर्जा निकलती है, लेकिन थर्मोन्यूक्लियर, जिसे आम भाषा में हाइड्रोजन बम कहा जाता है, उसमें फिशन के साथ फ्यूजन की प्रक्रिया भी जुड़ती है, जिससे क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। भारत ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ बुनियादी स्तर पर नहीं, बल्कि एडवांस डिजाइन पर भी काम कर चुका है। वैज्ञानिकों ने सब किलोटन डिवाइस भी टेस्ट किए, जिनकी क्षमता कम होती है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाते हैं। इन छोटे परीक्षणों से डिजाइन की सटीकता और कंट्रोल समझ में आता है। हर धमाके से जो डेटा मिला, वो भविष्य के सिमुलेशन और कंप्यूटर मॉडल के लिए जरूरी था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद आगे खुले परीक्षण करना आसान नहीं होता।
इसलिए एक ही सीरीज में ज्यादा से ज्यादा तकनीकी पुष्टि हासिल करना जरूरी था। भारत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उसे अपने उद्देश्यों के लिए पर्याप्त डेटा मिल गया है और अब आगे परीक्षण की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ विदेशी विश्लेषकों ने थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट की क्षमता पर सवाल उठाए, लेकिन भारत ने अपने वैज्ञानिक आंकड़ों पर भरोसा जताया। साफ संदेश ये था, देश ने सिर्फ प्रतीकात्मक धमाका नहीं किया, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का स्तर हासिल करने का दावा किया। यही क्षमता आगे चलकर उसकी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति की रीढ़ बनी। पोखरण 2 के बाद शुरुआती महीनों में ऐसा लगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाए, परमाणु अप्रसार समूह ने आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र में भी चिंता जताई गई। सवाल था, क्या भारत ने वैश्विक नियमों को चुनौती देकर खुद को मुश्किल में डाल लिया? लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदली। भारत ने लगातार ये रुख रखा कि वह जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। उसने कभी तकनीक का अवैध प्रसार नहीं किया और उसकी नीति रक्षात्मक है। भारत ने निर्यात नियंत्रण को सख्त किया, मिसाइल और परमाणु सामग्री पर पारदर्शी ढांचा तैयार किया। यही कारण था कि कुछ ही वर्षों में बड़े देश फिर से संवाद की टेबल पर लौटे। 2008 में भारत को न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप से विशेष छूट मिली। ये एक बड़ा संकेत था कि दुनिया उसे पूरी तरह अलग थलग नहीं रखना चाहती। यानी 1998 का फैसला शुरुआत में विवाद और दबाव लेकर आया, लेकिन लंबी अवधि में भारत की रणनीतिक पहचान मजबूत हुई। वो खुले तौर पर परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, भले ही उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर न किए हों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बड़ा बदलाव था। भारत नियमों के बाहर नहीं, बल्कि नए समीकरण के साथ अंदर खड़ा था। पोखरण 2 सिर्फ 5 धमाकों की कहानी नहीं थी। ये दशकों की तैयारी, वैज्ञानिक मेहनत, राजनीतिक जोखिम और रणनीतिक सोच का परिणाम था। 1974 से लेकर 1998 तक भारत ने अस्पष्ट नीति रखी, लेकिन आखिरकार उसने खुलकर अपनी स्थिति घोषित कर दी। उस एक फैसले ने साफ कर दिया कि भारत अब सुरक्षा के मामले में दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। इस कदम के बाद दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन खुलकर सामने आया। पाकिस्तान ने भी परीक्षण किए और क्षेत्र में नई रणनीतिक वास्तविकता बन गई। प्रतिबंध लगे, दबाव आया, लेकिन समय के साथ भारत ने कूटनीति और जिम्मेदार नीति के जरिए अपनी जगह मजबूत कर ली। नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जैसे सिद्धांतों ने यह संदेश दिया कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी है। आज जब 1998 को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये साफ दिखता है कि वो सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, वो भारत की वैश्विक पहचान का मोड़ था। विज्ञान, सेना और राजनीति तीनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले दशकों की दिशा तय की। यही वजह है कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ जमीन नहीं हिली थी, भारत की रणनीतिक स्थिति भी बदल गई थी।